इस हिंदी दिन के समारोह में कॉलेज की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। सारे जहाँ से आपका हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारा हम नहीं सिखाता आप में मेरा रचना हिंदी है हम वतन है हम हिंदुस्तान हमारा। आज के समारोह की प्रस्तावना देने के लिए यहाँ आमंत्रित करते हैं। आज हम सभी यहाँ पर प्रमुख अतिथिगण तथा आप सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर हिंदी दिन का समारोह पर मनाने के लिए यहाँ पर हम सभी उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग कहोगे कि हिंदी दिन का समारोह और यहाँ पर गुरु की वंदना क्यों की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर मंच पर जो आसीन सारे जो अतिथि है वह सारे मेरे गुरु हैं और आपका आपकी जो कक्षा है इसी स्कूल का मैं छात्र हूँ और इन्हीं के बदुआ मैं यहाँ पर आपके सामने अध्यापक के रूप में आपके सामने यहाँ पर। इसीलिए संत कबीर जी की एक पंक्ति है कि गुरु बिना कोण दिखाए बाट। इस प्रकार से संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु के बिना रास्ता जो है कोई दिखा नहीं सकता है। इसी प्रकार से इन गुरुओं ने मुझे राह दिखाई है, इसीलिए आज मैं इस पद पर यहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ। आज हम सभी यहाँ पर हिंदी सप्ताह मनाना क्यों मनाते हैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वाधीनता या स्वतंत्रता प्राप्त हुई और उसके बाद भारतीय संविधान तैयार होने का काम शुरू हुआ और भारतीय संविधान जब तैयार करने का काम शुरू हुआ तो भारतीय संविधान के सामने कुछ प्रश्न थे। उसमें जो प्रश्न था वह पहला प्रश्न था कि राष्ट्र का ध्वज कौन सा हो, राष्ट्र का ध्वज कौन सा हो। तो उस पर विचार विमर्श होकर राष्ट्र का ध्वज जो है वह तिरंगा तय किया। उसके बाद राष्ट्र गीत कौन सा हो इस पर विचार विमर्श हुआ और इस पर विचार विमर्श होने के बाद जन गण मन जो है राष्ट्र गीत तय किया और अंतिम जो प्रश्न था वह था राष्ट्रभाषा के सामने या राजभाषा कौन सी होती है। राजभाषा या राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? तो राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज में आने वाली भाषा जो होती है उसे राजभाषा कहते हैं तथा संपर्क क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा या देश के अधिकतर लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसीलिए राष्ट्रभाषा या राजभाषा कौन सी हो इस पर काफी सारा विचार विमर्श हुआ और इसका कारण यह है कि भारत में तथा अनेक सारी जातियां हैं और इन जाति धर्मों के अनेक सारी भाषाएं तथा बोलियां बोली जाती और इसीलिए भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत में उस समय 1000 से अधिक भाषाएं तथा 5000 से अधिक बोलियां बोली जाती है। और इसके बारे में संत कबीर जी की पंक्ति भी है कि 4 कोस पर बदले पानी 8 कोस पर बदले पानी। एक कोस का मतलब होता है 2 मील, एक कोस का मतलब होता है 2 मील क्योंकि हम लोग आजकल किलोमीटर पर सोचते हैं तो एक कोस का मतलब होता है 2 मील और 1 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। तो साधारणतः एक कोस का मतलब होता है 3.2 किलोमीटर। तो यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं कि हर 13 किलोमीटर पर भारत में पानी में बदलाव आता है तथा हर 26 किलोमीटर में भारत के वाणी में मतलब भाषा में क्या आता है बदलाव आता है। और इसीलिए यह हमारे सामने समस्या थी कि संपूर्ण भारत को एक संगत बनाने के लिए कौन सी भाषा तय की जाए और इसीलिए राजभाषा आयोग ने अंत में यह निर्णय लिया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के तौर में 14 सितंबर 1949 में तय किया गया और उस दिन से हम लोग 14 सितंबर यह जो दिन है वह हिंदी दिन के रूप में हम लोग क्या करते हैं उसे मनाते हैं और हिंदी सप्ताह मनाते हैं और इसी हिंदी सप्ताह का एक छोटा सा आयोजन हम लोगों ने हमारे स्कूल की ओर से यहाँ पर किया है। इतना ही कहकर मैं हिंदी दिन सप्ताह समारोह में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इस समारोह के प्रमुख अतिथि के रूप में हमारी कॉलेज की हिंदी विभाग के प्रमुख वाद मैडम यहाँ आपके सामने उपस्थित है। मैं इनका परिचय आपसे करने जा रहा हूँ। प्रमुख है उनका नाम है प्राध्यापिका डॉक्टर शकुंतला प्रसाद।
वो MA MPhil सेट PhD है। लगभग 28 साल नौकरी इन्होंने हमारे कॉलेज में की है। 2012 से वो हिंदी विभाग की प्रमुख के रूप में कार्य कर रही है। उनका गांव जो है वो मिरज के पास जो सुनी गांव है वहाँ की वो है। सन 1994 से अध्यापक के रूप में वो काम कर रही है। लगभग 2 किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी है। 30 निबंध अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में उनके प्रकाशित हो चुके हैं। महाविद्यालय के विविध समितियों में भी उन्होंने काम किया है। अनेक विद्यालयों में लड़कियों के स्वयं संरक्षण के बारे में भी उन्होंने व्याख्यान दिए हैं। हिंदी विषय पर 2015 में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हमारे कॉलेज में उन्होंने किया था। अनेक सम्मान उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। भारतीय भाषा रत्न विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ गांधीनगर भागलपुर से उन्होंने 2013 में प्राप्त किया है। उन्हें डॉक्टर अमृता प्रीतम लिटरेरी प्रीतम नेशनल अवार्ड 2014 जाने मानी अध्यापिका, उनका सम्मान इस इलाके में किया जाता है। बहुत अच्छे से उन्होंने इस कॉलेज में लगभग 28 साल अपना काम किया है। हिंदी का बहुत अच्छा उन्हें ज्ञान है। आप जब कॉलेज जाएंगे तब उनसे बहुत अच्छी तरह मुलाकात हो जाएगी और यहाँ जब वो आपसे संवाद करेंगी तो उनका परिचय बहुत अच्छी तरह में लगभग समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष के रूप में हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सावंत सर जी यहाँ उपस्थित है और उपाचार्य गायकवाड़ सर जी। उनका परिचय आपको है, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए परिचय का काम समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज के समारोह के प्रमुख अतिथि डॉक्टर श्रीमती SP पाकेड़ का सत्कार हमारे कुल के प्रधानाचार्य का महत्व बताने पर भाषण देंगे। पहली बार मैं बुलाना चाहती हूँ। देश के माथे की बिंदी है, बल्कि देश के माथे की बिंदी है। आदरणीय प्रमुख अतिथि, आदरणीय मुख्य अतिथि, पूज्य गुरुजनों और उपस्थित सभी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हम हिंदी के बारे में क्या जानते हैं? हमें हिंदी के बारे में सिर्फ यही पता है कि हिंदी एक भाषा है, हिंदी एक विषय है। यह भाषा, यह विषय हमें पढ़ाते क्यों है और यह हम सीखते क्यों है, यह हमें मालूम है। हिंदी भाषा में पढ़ाते क्यों है, यह हमें मालूम नहीं। आसपास के लोग कहते हैं कि आप विज्ञान में मेहनत कीजिए, आप वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाओगे। आप गणित विषय में मेहनत कीजिए, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे। मराठी से आप साहित्यकार, लेखक, लेखिका बन जाओगे। पर हिंदी से क्या? यह हिंदी भाषा, हिंदी विषय का लाभ क्या है? ऐसा सवाल जब मन में उठता है तब एक नामवंत हिंदी अध्यापक की दिलचस्पी जवाब की मुझे याद आती है कि हिंदी पढ़ने या पढ़ाने का महात्म्य इतना छोटा नहीं कि हिंदी पढ़ने या पढ़ाने का महात्म्य उद्देश्य इतना छोटा नहीं कि सिर्फ उसे करियर में बांध के किसी के सामने रखे। यही हिंदी की महिमा है। हिंदी के पठन पाठन का, हिंदी के शिक्षण का कोई और उद्देश्य है। हिंदी समाज को खड़ा करने के लिए सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। आप आगे जाके वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे तब उस वक्त जीना कैसे है यह सिखाने का माध्यम है। एक किस्सा है, एक अमेरिकन व्यक्ति हमारे भारत के ज्ञान पुरुष मतलब स्वामी विवेकानंद जी से अंग्रेजी में सवाल पूछती है, तब स्वामी विवेकानंद जी उसका जवाब हिंदी में देते हैं। अमेरिकन व्यक्ति को लगता है शायद स्वामी जी को अंग्रेजी आती नहीं, तो अगला सवाल अमेरिकन व्यक्ति हिंदी में पूछती है, तब स्वामी विवेकानंद जी उसका जवाब अंग्रेजी में देते हैं। इसका कारण जब अमेरिकन व्यक्ति स्वामी जी से पूछती है तब स्वामी जी जवाब देते हैं कि जब आपने आपकी मातृभाषा में सवाल किया तब
मातृभाषा में जवाब दिया, पर आपने जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में जब सवाल पूछा, तब मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में जवाब दिया। इसी हिंदी के सम्मान का दिन मतलब 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी कहलाएगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए, हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए साल 1949 के उपरांत हर साल भारत में 14 सितंबर 1949 में हिंदी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी ने तो इस हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा था। तो इस राजभाषा का सम्मान तो हमें करना ही चाहिए। तो आइए हिंदी के लिए हिंदी सीखिए और हिंदी सिखाइए। धन्यवाद। धन्यवाद भूमिका, आपने बहुत बढ़िया तरीके से स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण देते हुए बहुत अच्छी तरह से भाषण दिए। अब मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ अनुष्का को। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश की माटी की बिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश की माटी की बिंदी है। नमस्कार, आज हिंदी सप्ताह के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं। हिंदी हमारी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी 14 सितंबर 1949 को हिंदी में 14 सितंबर देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी में राजभाषा घोषित होने के बाद देश की दिल की भाषा होने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया। सोशल मीडिया तकनीकी इस युग में भी हिंदी की हिंदी नहीं है, बल्कि ज्यादा प्रकरणों पर और भी करकर हिंदी सामने आई है। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी का शौक आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। हिंदी के खुशबू से अक्षरों की बदियां महक रही है। हिंदी हमारी सिर्फ भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी, पिता का प्यार है हिंदी, ममता का आंचल है हिंदी, हिंदुस्तान की आवाज है हिंदी, हर दिल की धड़कन है हिंदी, शहीदों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय नागरिक की पहचान है हिंदी, ज्ञान का सागर है हिंदी, हिंदुस्तान का सम्मान है हिंदी, हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रतिबिंब है हिंदी, हर भारतीय नागरिक की पहचान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, कितना अच्छा और कितना प्यारा है यह नारा। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। हिंदी अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का समझ मुश्किल हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया और चाकू भी आजकल कटर हो गया। अपने ही देश में हिंदी दिवस को तुम बस एक दिन ना मनाओ, अपने ही देश में हिंदी दिवस को तुम बस एक दिन ना मनाओ। मैं तो कहती हूँ हिंदी दिवस का यह त्योहार तुम रोज मनाओ, मैं तो कहती हूँ हिंदी दिवस का यह त्योहार तुम रोज मनाओ। धन्यवाद। मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी साहित्यिक कार्यक्रम में एक साहित्यिक आयोजन में सभागृह के बाहर कुर्सी और मेज लेके कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के नाम पते और हस्ताक्षर करवाने वाला एक व्यक्ति बैठा हुआ था। सभी लोगों से भीतर दाखिल होने से पहले वो सारी जानकारी लिखने हेतु निवेदन कर रहा था। ऐश्वर्या ने अपनी बारी आने पर ये सारी जानकारी लिखी। कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति ने उस पन्ने पर नजर डाली और ऐश्वर्या की ओर देखने लगा। ऐश्वर्या ने उसके अनकहे सवालों के जवाब निगाहों से पढ़कर बस इतना ही कहा, जी हाँ मुझे हिंदी आती है, और वह पूरे गर्व के साथ सभागृह में जाकर गाया। सभागृह के मंच पर बड़े बड़े अक्षरों में उस दिन का विषय लिखा हुआ था। उस दिन का विषय था अपनी हिंदी के अध्यक्ष प्राधान्याचार्य अध्यक्ष और मेरे गुरुजन वर्ग और मेरे दोस्तों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अभी मैंने एक साहित्यिक कार्यक्रम का जिक्र किया था जिसका विषय था अपनी हिंदी कैसे बचाएं। इसी का उत्तर तो हमें ऐश्वर्या ने दे ही दिया है और इससे जुड़े और कई सवाल है जिसके जवाब हमें नहीं पता है। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाने का एक ही उद्देश्य है कि हिंदी दिवस को प्रोत्साहन करना है, हिंदी दिवस को बढ़ाना है, हिंदी को महत्व देना है। इस दिन का
उद्देश्य है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहती हूँ। आज आधुनिक युग के चलते ही आज विदेशों में अंग्रेजी से बढ़कर भी आज हिंदी का प्रभाव बढ़ रहा है। इसका उदाहरण जापान जैसे विकसित देश में आपके चाहने वाले यह अपने वीडियो में भी हिंदी में वार्तालाप करते हैं। अपनी हिंदी सीखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और काफी दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, मुझे ये उदाहरण बताने का, आप सभी को ये उदाहरण बताने का एक ही उद्देश्य था कि देखिए, आज के आधुनिक और अंग्रेजी युग में चलते ही हिंदी का विदेशों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। हम तो हिंदुस्तानी लोग हैं, हम तो भारत के निवासी हैं, तो हम क्यों पीछे रहे? हिंदी भाषा एक समृद्ध भाषा है। हिंदी भाषा एक सांस्कृतिक और अपने मूल्यों को जपने वाली भाषा है। तो हम आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम हिंदी दिन को बढ़ाने के लिए और विकसित करने के लिए हमसे जो संभव हो रहा है वो सारे प्रयास करेंगे और हिंदी दिवस को बढ़ाना चाहिए। मैंने यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखी है, वे मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है हिंदी। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है हिंदी। हम वक्ताओं की ताकत है हिंदी, हम वक्ताओं की ताकत है हिंदी, लेखकों का अभिमान है हिंदी। हम वक्ताओं की ताकत है हिंदी, लेखकों का अभिमान है हिंदी। सबके सिर पर बेटी हमारी प्यारी हिंदी। हिंदी भाषा के महत्व की और मैं बुलाना चाहती हूँ पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर हिंदी दिन मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय ले लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप में दिया गया। हमारे दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संस्कृत से लेकर शिल्प और साहित्य से लेकर सिनेमा तक संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सबके सामने आती है। किंतु फिर भी बड़े दुख की बात है कि हिंदी अपने ही देश के बेटे बेटियों से अपमानित होती है। हिंदी के देश में यह सुनना कि हिंदी तो पानी पूरी बेचने वालों की भाषा है हद कर जाता है। साल 1899 में लॉस एंजल्स अमेरिका हमारी ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष स्वामी विवेकानंद जी से एक अमेरिकन ने सवाल पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी? तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूँ। नहीं आती, लेकिन उस अमेरिकन को टूटी फूटी हिंदी भाषा आती थी। उन्होंने अगला सवाल हिंदी में पूछा, आपको भारत से आकर कैसा लगा स्वामी जी? स्वामी जी ने अंग्रेजी में जवाब देते हुए कहा, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज ब्यूटीफुल। अमेरिकन ने कहा, जब मैंने अपनी भाषा में सवाल किया तब आपने हिंदी में जवाब दिया और जब हिंदी में सवाल किया तो आप अंग्रेजी में जवाब दे रहे हो, ये क्या पहेली है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जब तुमने अपनी मातृभाषा में मुझे सवाल किया तब मैंने भी अपनी मातृभाषा में जवाब दिया और जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए मेरी मातृभाषा में सवाल किया तब मैंने भी अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए तुम्हें जवाब दिया। 123 साल हो गए इस बात को, लेकिन स्वामी जी की यह बात हमें आज तक नहीं समझ पाई। हम नहीं समझ पाए कि ऊंची राजनीति का पहला षड्यंत्र यही है कि हमें टुकड़ों में बांट दिया जाए, कभी जाति के नाम पर, तो कभी क्षेत्र के नाम पर, तो कभी भाषा के नाम पर। अब हमें तय करना है कि राजनीति के नियत स्वार्थों के पेट चढ़ जाए या अपने इस भूल को सुधार कर हिंदी के इतिहास में नई क्रांति लाए। हिंदी के हम वतन है, नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। आप सभी को फिर एक बार हिंदी दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने हिंदी भाषा राष्ट्र का सम्मान के लिए आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। अब मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ सुशांत भाषा। सुप्रभात सभी को। हिंदी है हमारी जान है, हिंदी है हमारी शान है, हिंदी है हमारी पहचान, हिंदी है हमारा अभिमान। मित्रों, सभी को मैं हिंदी दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन हिंदी दिवस की पिछले 2000 साल से इतिहास क्या है हम तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हर लोग हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है इसमें तो बहुत लोग रुचि रखते होंगे।
तो चलिए हम समझते हैं कि इसका महत्व क्या है। पहले वैदिक संस्कृत में 4 वेद लिखे गए, उसमें आगे हिंदी लौकिक संस्कृत का विकास हो गया। इसमें हिंदी लौकिक संस्कृत में हमें ये जानना मिलता है कि महाभारत और रामायण जो है इसमें लिखा गया, और पाली भाषा में जो हमें बौद्ध साहित्य का लेखन किया गया, और प्राकृत जो भाषा है उस प्राकृत भाषा में जैन साहित्य का लेखन किया गया, और उसके आगे अभ्रांत भाषा का विकास हुआ। उसमें संस्कृत को बिगड़ा हुआ रूप ऐसा कहलाया गया, वही आगे हिंदी फैलाया गया। और इसके बाद 18वीं सदी से 1850 से 1350 तक हिंदी का प्राचीन काल कहलाया गया। और उसके बाद आगे थोड़े सुधार होते हुए जब से अमीर खुसरो जी का लेखन भारत में शुरू हुआ, तो तब से हिंदी भाषा का विकास होने लगा, और मध्यकाल शुरुआत 1350 से 1850 तक। उसके बाद जो चल रहा है अभी तक, वो हिंदी का आधुनिक काल कहलाया जाता है। हम भारत का इसमें विचार करें तो 29 मार्च 1819 में जो 1918 में जो महात्मा गांधी जी ने एक समिति ने ये प्रस्ताव प्राप्त किया था कि हमारी हिंदी भाषा जो है उसे राष्ट्रीय भाषा या राज्य भाषा कहलाई जाए। तो उसके बाद राजेंद्र सिंह नाम के एक महापुरुष ने इस आंदोलन में भाग लिया, और उनका योगदान इसमें बहुत अग्रणीय माना जाता है। इसीलिए हमने जो 1946 में संविधान बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में वो शुरुआत की, और राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्षता में भी शुरुआत की। तो हमने ये पाया कि जो हिंदी राज्य भाषा का दर्जा है वो पद्य नंबर 17 यानी आर्टिकल 343 तक 351 तक राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। और इसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि 351 से कलम 351 में हिंदी भाषा का विकास कैसा किया जाए, ये जानकारी हमें मिली। हमारे चाचा नेहरू, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जो है, उन्होंने 14 सितंबर 1953 से हमें ये हिंदी दिन 14 सितंबर से हिंदी दिन मनाने का उपक्रम शुरू किया। और उसके बाद भारत सरकार ने 1976 में हिंदी विभाग का विकास करने के लिए, और इसमें भविष्यकालीन संधियाँ उपलब्ध करने के लिए, क्योंकि युवक लोग हिंदी भाषा की ओर आकर्षित हो जाने के लिए हमने एक हिंदी विभाग नाम का विभाग निर्माण किया। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जब पंतप्रधान थे, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी भाषा में सब दुनिया को संबोधित किया। और एक नई जानकारी ये हमें समझने की जरूरत है कि भारत जैसा फिजी नाम का एक देश है जहाँ पे सब लोग हिंदी बोलना पसंद करते हैं। तो ये इसमें भी लगभग 3 से 4 लाख लोग इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, वो भी सब हमारी तरह ही हिंदी बोलते हैं। और अभी गूगल का एक सर्वे हुआ था, इसमें पहले लोग इंग्लिश में कोई भी चीज़ सर्च करते थे, वो अभी हिंदी में भी कर रहे हैं। और ये भी हमें इससे गर्व होता है कि हमारे भारत में 43 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं भारत में हिंदी बोलते हैं, और 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारी दुनिया में हिंदी बोलते हैं। हमारे आसपास के बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, कोरिया, जापान, चाइना, और इस तरह के हमारे आजू बाजू के देश हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इस सब देशों में हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हिंदी का विकास जो है बढ़ता जा रहा है, और हिंदी का विकास बढ़ना ही चाहिए। और आइए चलिए हिंदी को हम हमारे दिल में जतन करते हैं, और हिंदी का ऐसे ही आगे विकास बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। धन्यवाद। भाषा का बहुत बढ़िया तरीके से बताया।
अब यहाँ पे हमारे समारोह के प्रमुख अतिथि हमें मार्गदर्शन करेंगे। आता हे जय मप्पाला चालू होणार. भाषणात आल्या का फोटो काढायला ती मला घाम सुटतोय पाहिल्यावर काय सर होय. सभी को मेरा प्रणाम। आज इस समारोह के लिए उपस्थित लक्ष्मीबाई फुलेश्वर विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य सावंत सर, जूनियर कॉलेज के प्रधानाचार्य गायकवाड़ सर, समाजशास्त्र के अध्यापक पवार सर, मराठी के और हमारे हिंदी के अध्यापक, हमारे छात्र, पूर्व छात्र के यादव, सभी को मैं मेरा प्रणाम देती हूँ। और इस विद्यालय में हमें इस समारोह के लिए बुला लिया, इसीलिए मैं उनके धन्यवाद देती हूँ। मैं सबसे पहले यादव सर जी का धन्यवाद ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये समारोह जो आयोजित किया है इसमें सभी छात्रों का समायोजन सब कुछ आपने कर दिया है या प्रोत्साहन देने का काम कर दिया है। जैसे कहा जाता है ना, हिंदी हृदय से जुड़ने वाली भाषा, तो उसी तरह आप इस विद्यालय के छात्र और यादव सर दोनों अलग नहीं है। आप दूसरा एक जैसे दूध में शक्कर मिलती है ना, तो फिर कई मिनटों के बाद हम शक्कर को कहेंगे चल हट जा, तुम निकालो बाहर। तंदूर में हम शक्कर मिलाएंगे तो तंदूर और शक्कर को अलग कर सकते हैं। दिल में हम शक्कर मिलाएंगे तो भी लगाएंगे। जब पारसी लोग हिंदुस्तान में आए थे तब हिंदुस्तान के राजाओं ने इसे स्वीकारने के लिए मना कर दिया, तो पारसी लोगों को हिंदी नहीं आती थी और हिंदी लोगों को पारसी नहीं आती थी। कि उसी समय हिंदुस्तान के राजा ने से कहा कि हमारे पास जो हम अपने विचार जो स्थापित कर देते हैं वो भावनाओं के माध्यम से भी। अभी मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया, अभी सुशांत ने अपना वक्तव्य सादर कर दिया, तो मेरे सामने बहुत सारे प्रश्न निर्माण हो गए कि मैंने सर जी से पूछा वो कौन सी भाषा में आप उसे सिखाते हैं, क्या ब्रेल लिपि में आप सिखाते थे? तो सर जी ने कहा नहीं। तो भाषा जो है अपने भावों को विचार करने की अभिव्यक्ति। अब यहाँ एक लड़की ने कहा, सेतल ने, कि हिंदी यानी लोग कहते हैं कि ये बेचने वाली पानी पूरी बेचने वाली भाषा है, ऐसे लोग उपवास से कहते हैं, उपवास करने वालों को। जैसे कबीर ने कहा ना, निंदक अपने पास होने के लिए उसे कुटी बांधकर अपने पास रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि पानी पूरी बेचने वाली भाषा है, उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा तो अपनी भावना तो समझा दी, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अगर हम अपनी भावना ही व्यक्त नहीं कर सके तो इसका क्या है? हिंदी ये जो भाषा है हृदय से मिलने वाली भाषा है। जैसे इन राजाओं ने कहा कि ये गिलास जो है पानी से भरा हुआ, उसमें ज्यादा पानी नहीं भर सकते हम। तो ये फारसी जो थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ी सी शक्कर उस गिलास में छोड़ दी, तो क्या हो गया, शक्कर उसमें घुल गई। फिर राजा ने कहा ठीक है, यानी फारसी लोग आज भी हम देखते हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया, लेकिन वे हिंदुस्तान के विरोधी नहीं हो गए। यही स्वभाव है। हम भाषा में, हिंदी भाषा जो है ऐसी घुल मिल जाती है, वह अपना अलग अस्तित्व नहीं दिखाती, हृदय से जोड़ने वाली ये भाषा है। तो हमें कोई भी कहे पानी पूरी बेचने वाला, भेलपुरी वाले, कोई दुख नहीं मानना है। हमारी भाषा भाषा भी है, हम एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो यादव सर जी ने राष्ट्रभाषा क्यों निर्माण की, राष्ट्रगीत क्यों निर्माण हो गया, और राष्ट्रभाषा यानी जो है, यानी जो कोई देश खड़ा हो जाता है तो
तो उसके लिए राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस देश को राष्ट्रभाषा नहीं है वह राष्ट्र होता है, ऐसा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी ने कहा था। यानी हमें भाषा नहीं आती तो हम गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। यह सुशांत मेरे सामने खड़ा था तब अनेक प्रश्न मेरे सामने खड़े हो गए कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की होगी। 2012 में मैं लिटरेचर कोर्स के लिए हैदराबाद में थी। उसी समय हम 50 लोग थे, सारे अध्यापक थे। जैसे आपको स्कूल कॉलेज में आप आते हैं तो क्लास अटेंड करने पड़ते हैं, तो हमें भी साल में 6 साल में एक बार 21 दिन का ट्रेनिंग करना पड़ता है। आज भी हमें करना पड़ता है। हम सिर्फ आपको सुनाते नहीं, हमें भी सुनना पड़ता है। जैसे आपको हमने आज सुना, लेकिन ये क्या है, आपकी अच्छी तैयारी हो गई, अच्छा सामान हैंडल कर दिया, सर पीछे रह गए, लेकिन आपने सारा नियोजन कर दिया। तो उसी समय हमारे छात्र साथ एक अध्यापक थे, उनका नाम था अंजलि। आप कहेंगे ये लड़की का नाम होगा, लेकिन शायद गुवाहाटी संस्कृति अलग होगी हैदराबाद के आंध्र प्रदेश से। तो उसका नाम था अंजलि। वे अध्यापक थे, आप सुशांत जैसे थे। तो मैं सोच रही थी हमें भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया है, तो भी हम भगवान को कोसते हैं, भगवान ने क्या दिया, कोसते नहीं। क्या दे दिया आपको? अच्छा शरीर दिया, 2 आंखें दिए, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पाँव दिए, सारी उंगलियां दे दी, फिर भी हम भगवान को कोसते हैं। लेकिन ऐसे सुशांत या अंजलि जैसा व्यक्ति होगा तो वो किसे कोसेगा? उन्होंने अपनी समस्या को समस्या नहीं बनाया, समस्या का हल निकाला है और वो आज 12वीं तक पढ़ रहे हैं, आगे भी निकल जाएंगे। उन्होंने अपने समस्या को मात देने का निश्चय कर दिया है, आगे निकल जाएंगे। मैं सुशांत को धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ तक बढ़े हैं, आगे भी वे बढ़ेंगे। सहयोगी अध्यापक थे अंजलि, उन्होंने PhD, लेकिन पहले बना फर्स्ट जनरेशन जो बना वो है, तो उसमें मॉडिफिकेशन हमने कर दिया, उसमें कोई समस्या नहीं है। वैसे हिंदी जो है वो हिंदी का जो विकास अभी इसने बताया कि सुशांत ने बताया कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हो गया। वैदिक भाषा, पाणिनी भाषा, फिर यानी संस्कृत से प्राकृत यानी पाली यानी बौद्ध धर्म की भाषा, फिर वह अपभ्रंश हिंदी, मराठी, खानदेशी और मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल तक आ गए। और आज हिंदी कैसे, हिंदी की 22 बोलियां है, 22 भाषा, लेकिन उसके पहले भाषा नहीं थी। क्या थी? 13वीं शती में भी हिंदी के कई पुट मिलते, परिचित मिलते अमीर खुसरो के साहित्य में। फिर उसमें अवधि आ गई, ब्रज आ गई, उस भाषा में वह साहित्य चलता रहा। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद संविधान में कौन सी भाषाओं को स्थान देना चाहिए, इसके लिए 22 भाषाओं को स्थान उसने दे दिया। संविधान के आधार पर मैंने 22 भाषाएं इसमें सम्मिलित की गई है। जैसे यादव सर जी आपको पढ़ाते थे, बीच बीच में काव्य पंक्तियां छोड़ देते हैं, बहुत होशियार छात्र थे हमारे उसी समय, आज भी है, अब अध्यापक के रूप में आ चुके हैं। तो एक कबीर का दोहा है, ज्ञान लेना है तो कैसा लेना चाहिए। जैसे आज के तुम्हारे साथ अनेक परिवार में हम रहते, घर में रहते, तो घर के सारे कामकाज हमें करने पड़ते थे, उसके बारे में एक दोहा है उसका, अधजल गगरी छलकत जाय, अधजल गगरी छलकत जाय, यानी इसका हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है। यानी आपके घर में पानी, जल जो आता है वो आजकल कैसे आता है, नल से आता है। क्या कभी आपने कुएं से पानी निकाला है? शायद नहीं, किसी एकाध व्यक्ति ने निकाला होगा, तो उसे यह अनुमान है कि गगरी जो है, मटका जो है भर कर लेते हैं तो हम ऊपर ले आते हैं, अगर पूरा भरा नहीं होता तो छलकता है इधर उधर। या आप कभी बाल्टी भर देते हैं ना, देखो पूरी बाल्टी भरते हैं तो वो भर जाती है, ठीक आधी लेते हैं ना, घर से अंदर से बाहर बाल्टी ठीक ढंग से हमें उछल कर बाहर आ जाता है। उसी तरह
गगरी यानी क्या है? हमारा ये सिर में अगर ज्ञान हम भर देते हैं पूरा तो ठीक है, आधा भर देते हैं तो छलकता इधर उधर इधर उधर। तो ज्ञान जो है, हमें ज्ञान का वही दर्शन है। कबीर की कई स्कूल में पढ़े नहीं थे, फिर भी उसमें दर्शन शास्त्र दिखाता है। यहाँ बवाल संधि जो है वो साइकोलॉजी सोशियोलॉजी या उसमें ये दर्शन आ जाता है, फिलोसफी उसमें आती है। तो ये फिलोसफी उसी समय पढ़ी हुई थी। कैसे कैसी फिलोसफी, कैसा तत्वज्ञान है उसमें कि हमारा ज्ञान अगर उस मटके से और हमारे ज्ञान से अगर हमें कोई बात बतानी है तो उसका पूरा ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, तब हमें बताना चाहिए। अगर अधूरा ज्ञान होता है तो किसी काम का नहीं होता है। तो यानी जैसे इतिहास रखे ना, चाचा जी बचाओ मारा, यानी बचाओ के जगह उसे मारा, यानी कैसे हो गया इतिहास परिवर्तन, ये आपने जान लिया है। तो ऐसे जो है यह भाषा जो है, तो भाषा के बारे में अनेक छात्रों ने बता दिया है। तो अब मैं अपने विचार पर आ जाती हूँ। तो मेरे विचार से जैसे हम देखते हैं तो विवेकानंद जी ने भी जैसे परिषद में चले गए थे तो वही जाकर उन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर दिया था और अपनी देश की जो राष्ट्रभाषा है उसमें उन्होंने अपने विचार रखे थे। उसके बाद जो तैयार हो गए वह धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं गए थे, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत की संस्कृति का प्रस्तुतिकरण करने के लिए गए थे। इसके बाद हमारे अटल बिहारी वाजपेयी एक साहित्यकार है, बहुत बड़े साहित्यकार, और उसके साथ साथ राजनेता भी है। और वे यूनो में गए थे और यूनो में गए थे तभी उन्होंने अपने विचार जो है वह हिंदी में प्रस्तुत किए। उसके बाद हमारी स्वर्गीय महिला जो यानी जैसे हम उसे कहते हैं सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री थी। जब उरी में हमला हो गया तो यूनो में उन्होंने अपनी समस्या जो हिंदुस्तान की समस्या जो है वही भी उन्होंने हिंदी में प्रस्तुत की थी। सभी को बताया था कि हम यानी अपनी भाषा का सम्मान कर देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पानी पूरी बेचने वाले की ये भाषा लोग कहते हैं, कहने वालों का काम है कहना, उसे कहने देना, हम अपना काम कर देते थे। तो यानी उसी समय सुषमा स्वराज का किसने नहीं कहा, लेकिन बाकी देशों ने समझा कि नहीं, यह मातृभाषा का सम्मान है। अपने देश में अपने परिवार में हम अपने परिवारों का सम्मान नहीं करते तो बाहर के आपका सम्मान करने वाले नहीं। जैसे भारत स्वतंत्र होने के बाद त्रिसूत्री भाषा अपनाई, त्रिसूत्री यानी 3 भाषाओं का ज्ञान, पहले मातृभाषा में, दूसरे राष्ट्रभाषा में और संपर्क भाषा में। संपर्क भाषा के रूप में जैसे आज हम इंटरनेशनल लैंग्वेज जो मानते हैं अंग्रेजी, अब जो दूसरी राजभाषा जो है और मातृभाषा में हम पढ़ते हैं, मातृभाषा आपको कंपलसरी है और राष्ट्रभाषा भी 12वीं तक कंपलसरी है। और इसके बाद आपको क्या कर दिया है ऑप्शनल, आप ऐच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार। अब एक छात्रा ने कहा कि लोग कहते हैं कि आप हिंदी पढ़कर क्या करने वाले हैं, तो हिंदी पढ़कर बहुत कुछ करने वाले हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ो। लेकिन आज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ जी हैं, उन्होंने वहाँ की पढ़ाई हिंदी में की क्योंकि वहाँ की पढ़ाई उनकी मातृभाषा हिंदी है। इसी कारण इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई उन्होंने हिंदी में कर दी है। तो ये एक बड़ी पहल है उनकी हिंदी को यानी सम्मान देने की। और जैसे हम दुखी होने की बात नहीं है, विश्व के स्तर पर हिंदी 3 नंबर पर है। विश्व के स्तर पर हिंदी 3 नंबर पर है। 20वीं सदी के प्रारंभ में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बम्बई में आए थे। हम पहले हिंदुस्तान में कहना चाहिए, हिंदुस्तान में आए थे, हिंदुस्तान के बाद बम्बई में आए थे। उसी समय उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर के लिए या संगणक के लिए अंग्रेजी के सिवा हिंदी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी में यानी जैसे
कहते जैसे लिखा जाता है वैसे पढ़ा जाता है, जैसे हम पढ़ते हैं उसी तरह लिखते हैं, यानी जैसे हम बोलते हैं उसी तरह लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वैसे बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी में क्या है, एक एक वर्ण के लिए 5-5 शब्द है ना। यस के लिए यस सिर्फ, लेकिन श के लिए यस, स के लिए यस, क के लिए के, ख के लिए के, क्षत्रिय के लिए के। नहीं, उच्चार करते समय हम थोड़े से संभ्रमित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम साइकोलॉजी के शब्द, तो वो कहेंगे साइकोलॉजी का स्पेलिंग हम लिखते हैं, यस से नहीं लिखते, पी से लिखते हैं। हमें जैसे आदत है, हिंदी मराठी की लिपि देवनागरी है, तो हम क्या कहेंगे, अरे प यानी ये पी यानी प, यानी ये फिजियोलॉजी हम कहेंगे, साइकोलॉजी नहीं कहेंगे, क्योंकि यह क्या है, हमें आदत कैसी है, हम जैसे लिखते हैं वैसे पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं वैसे लिखते हैं। इसके लिए हिंदी आज संगणक पर काम कर रही है। आपके सभी के पास कोरोना महामारी के कारण आपका सौभाग्य तो नसीब फला फूला है, क्योंकि आपको मोबाइल मिल गए हैं, अच्छे 4G वाले 5G वाले। संवाद स्थापित करने के लिए छोटा मिलने का बड़ा मिल गया है। मोदी जी ने आपका आविष्कार कर दिया, उन्हें शुक्रिया भी नहीं चाहिए, सभी पढ़ाई ऑनलाइन कर दी। माता पिता के पास खाने के लिए रोजी रोटी चलाने की समस्या थी, उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई न ठहरे इसके लिए यानी कर्जा लेकर मोबाइल लेकर दे दिए। तो यही जो है स्थिति हम देखें तो यानी माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स कहते हैं हिंदी जो है संगणक के लिए महत्वपूर्ण भाषा है। और आज हम देखते हैं आजकल हिंदी यानी हमारी राष्ट्रभाषा राजभाषा है, फिर भी उसके साथ साथ रोजगार की भाषा बन गई है। रोजगार की भाषा यानी कैसे, जैसे आप यानी एक नया ट्रेड चल रहा है, वाणिज्य का नया ट्रेड चल रहा है, ई बैंकिंग। हम कोई चीज बाजार में दुकान में जाकर खरीदने के सिवाय क्या कर देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या अमेजॉन हो फ्लिपकार्ट हो कुछ भी हो, और वहीं से हमें वो पार्सल आ जाता है और वो पार्सल देने वाला हमें फोन करता है, तो वो हिंदी में बोलता है, तो हम किसके अपने मराठी भाषा में संपर्क स्थापित करते हैं। हम क्या उसे कहते हैं, अरे हमसे इधर घर आइए, हम ऐसे नहीं कहते, हम कहते हाँ हमारा घर इधर है आप इधर आइए, कहते हैं ना। तो यानी इतना तो क्यों है हिंदी में बात, हिंदी विषय लेना तो कहते हैं थोपते हैं, हमें नहीं लेना, हमें नहीं लेना। अरे तुम्हारे विचारों का प्रदान आदान प्रदान करने का माध्यम कौन सा है, हिंदी ही है। हम अपना प्रदेश महाराष्ट्र छोड़कर हम दूसरे राज्य में चले जाते हैं, कर्नाटक में हम जाएंगे और वही हम अपनी मराठी भाषा में बातें करेंगे, आपके प्रति कोई देखेगा भी नहीं, कोई नहीं देखेगा। लेकिन वो कर्नाटक हिंदी को भी विरोध कर देता है, लेकिन समझ जाता है, मराठी उसके समझ में नहीं आती। अगर कर्नाटक का महाराष्ट्र में आकर कोई कन्नड़ भाषा में बोलेगा तो हम कहेंगे अरे पगला करेगा, कहते हैं, क्योंकि ये वास्तविकता है। वो हिंदी में कोई टूटी फूटी हिंदी में, जैसे पानी पूरी बेचने वाले की हिंदी में क्यों न भी कहे, लेकिन इनके विचार हम समझ जाते हैं, क्योंकि भाषा का उद्देश्य क्या है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। पहले भाषा नहीं थी, ध्वनि ही लिपि ही नहीं थी, तब क्या यानी सांकेतिक भाषा होती थी। आज भी हम देखते हैं ना, मटके पर या अपने बर्तनों पर अपने नाम डालते हैं, पहले क्या बर्तनों पर नाम डालने की पद्धति थी नहीं। आज भी मटकों पर अलग अलग रंगों से रंगाते हैं, ये कहते हैं ये इस प्रदेश की संस्कृति है, यही कला है, असमिया राजस्थानी है, राजस्थानी बेडशीट हमें बहुत पसंद आती है, उनकी प्रिंटेड ऊंट होते हैं, हाथी असमिया उधर के होते। तो ऐसे जो प्रादेशिकता जो है ये महत्वपूर्ण है। हिंदी की यानी जो 22 भाषा बोली भाषा जो है वही उसका क्या है, एक मेल है। जैसे हम कहते हैं ना अनेकता में एकता, 22 भाषाएं हैं लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं है। बगीचा में जाकर हम फूल काट लेते हैं और किसी ने कहा कि उसकी माला बनाओ, यानी कटोरा भर के हम उसे देंगे, अब यह हमें
तो उसमें सुई लेनी पड़ेगी, धागा डालना पड़ेगा, उसे पिरोया पड़ेगा, तो वो माला बनती है। तो वह हर फूल नहीं कहता दूसरे से हट जा ये मेरी माला है, नहीं, सारे उसमें पिरोए जाते हैं, तो वह क्या होते हैं, माला बन जाती है। तो उसी तरह हिंदी की जो बोलियां है वो 22 बोलियां मिलकर हिंदी बनी हुई है। तो आज भी हम देखते हैं तो यह हिंदुस्तान जो है अनेक राज्यों से मिला हुआ एक देश है, और इस देश में हम एक दूसरे के साथ अगर कौन सी भाषा में संवाद स्थापित कर सकते हैं तो वो हिंदी। इसी कारण से हिंदी को यानी स्वतंत्रता पूर्व भी महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अगर हमें कोई कार्य करना है तो कई भाषण देने हैं तो हिंदी में उन्होंने कहा था कि लोगों के साथ हमें अगर अपने विचार प्रस्तुत करने हैं तो हमें हिंदी में करने चाहिए। उसी समय उन्होंने प्रयत्न कर दिया था, लेकिन लोग नहीं माने। दक्षिण के जो लोग हैं उन्होंने विरोध कर दिया था, उनकी राजनीति अलग थी कि दक्षिण की जो भाषा है वो अलग पद्धति से लिखी जाती है दक्षिणात्य, और ऊपर की 10 जो हमारे हिंदी प्रदेश है उनकी भाषा नहीं, हिंदी अवधी ब्रज हो, असमिया, उड़िया, बंगला एक अलग पद्धति से लिखे जाने वाली भाषा है। और दक्षिण की जो है आग्नेय परिवार की भाषा जो है उसमें ड ळ का प्रयोग किया जाता है। ट ठ ड ढ अड़ अक्ष ये जो कठोर वर्ण की सरणी पढ़ाया होगा ये कठोर वर्ण होते हैं। मराठी में भी आप देखते हैं कई संयुक्त अक्षर होते हैं तो उसका पाव तोड़ देते हैं ना, तो यानी क्या है उसे वो बहुत ही शक्तिशाली होता है लेकिन उसका पाव तोड़ उसको यानी हम कठोर से उसे उसकी शक्ति कम कर देते हैं। तो यही जो है इसका प्रयोग दक्षिण में होता है और हिंदी में इन कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। का प्रयोग ळ का तो है ही नहीं, ळ का प्रयोग ही हिंदी में नहीं होता। जैसे मराठी में हम बाल कहते हैं, बाल इधर, लेकिन मराठी हिंदी में ए बाल इधर, ये हमारा बालक है। ल कहते ळ नहीं कहते क्योंकि ळ बहुत कठिन है। तो उत्तर प्रदेश के लोग श का प्रयोग नहीं करते, श कठिन है, स समझता है। जैसे आप में से किसी का नाम उषा हो तो मराठी प्रदेश के लोग उषा बोलते थे, लेकिन हिंदी प्रदेश के हिंदी बहुल जो राज्य है वही के लोग उषा कहते। उषा आप कहेंगे हमारे यहाँ तो गन्ना होता है, उषा है ना। तो यह जो है ये प्रकृति है, निसर्ग के अनुसार बोलते रहते हैं। तो हिंदी जो है इन 22 भाषाओं से बनी हुई है। इसी कारण जो कबीर जी ने कहा था ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो उसी तरह इसमें से अगर हमारा ज्ञान भरा हुआ है, जैसे ब्रज हो, अवधि हो, कृष्ण साहित्य है वह ब्रज भाषा में है, राम साहित्य है वह अवधि में है। जैसे आज भी हम रामायण सुनते हैं लेकिन वह अवधि का नहीं है, मूल जो है वह संस्कृत में था, वाल्मीकि ने लिखा हुआ। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, अवधि ने लिखा, और फिर आज से हम आधुनिक जो बना हुआ है रामायण अवधि में लिखा है। फिर तेलुगु, तमिल, अलग अलग भाषाओं में भी रामायण लिखा हुआ है। फिर उसमें कोरोना महामारी में हमने देखा रामायण महाभारत फिर एक बार हम सुबह 9 बजे से 11 बजे से बैठते थे देखते थे। लेकिन यह जो है मनोरंजन के रूप में अगर हिंदी में हम देखते हैं तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि मनोरंजन के तौर पर हिंदी को नहीं अंग्रेजी को स्थान देने के कोई भी हाँ नहीं करेगा। मेरा दावा है, क्योंकि हम सिनेमा के माध्यम से इतना हमारा दिल उनसे हिंदी फिल्मों से जुड़ गया है, हम अलग नहीं हो सकते। बहुत सारे उसके पुराने 50 साल पहले भी गाने आज भी लग गए, तो आज आप मान लिए 17-18 साल है, फिर भी उन्हें आपको अच्छे लगते हैं कोई नहीं, लेकिन कहीं तो कहीं 25% क्यों ना हो अच्छे लगते हैं। लेकिन आज के कोई गाने 2 महीने हो गए, सिनेमा रिलीज हुआ, फ्लॉप हो गए, चला गया, उसका कोई याद नहीं था, कोई गीत याद नहीं रहता है। लेकिन 50 साल पहला कहीं धुन भी हमें सुनाई देती है तो पाव अपने आप थिरकने लगते हैं, हम अपने आप मोहिनी विद्या की तरह हम उसकी ओर हमारा दिल निकल
जाता है। हम शरीर से यही होते हैं, लेकिन दिल हमारा उस संगीत की तरफ होता है। आप मानिए मुझे हाँ कहिए या ना कहिए कोई, लेकिन हम चेहरे पर लेते हैं कि आपको भी देख अच्छा लगता है, तो सिनेमा के स्तर पर हिंदी बहुत अच्छा कार्य है। और हम सभी स्वीकारते हैं, क्योंकि मनोरंजन का साहित्य मान लीजिए या कोई भी हो, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। प्रसंग मेरी सहयोगी कहानी पढ़ा रही थी SYBA के छात्रों को, और वह कहानी थी जीती बाजी हार की। और उसमें 3 सहेलियों की बात थी। 3 सहेलियां कॉलेज की सहेलियां हैं। आपके तहसील में कॉलेज है, कोई इस गांव से उस गांव से इस गांव से है, लेकिन 50 साल पहले तहसील में कॉलेज नहीं होता था, जिले में एक आध कॉलेज था, तो जिले की लड़कियां वही पढ़ने के लिए आती थी। तो वो 3 लड़कियां पढ़ने के लिए आती है और हॉस्टल में रहती है, और उनकी इतनी जो मित्रता है इतनी पक्की हो जाती है एक पढ़ाई में कि वो छुट्टी में कॉलेज जाना ही नहीं, घर जाना ही नहीं चाहता है। लेकिन एक जो छात्रा है, उनके परिवार वाले रूढ़ी परंपरा के अनुसार वो फर्स्ट ईयर में तब उनका विवाह कर दिया। तो बाकी 2 सहेलियां उन्हें कहती है, यार तुम कैसी पगली, जब हमने कॉलेज में प्रवेश लिया था तब तय कर दिया था ग्रेजुएशन होने तक हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। तो कहती है परिवार है, परिवार वालों की बात माननी चाहिए। दोनों फिर बची हुई निश्चित करती है, नहीं हम दोनों ब्याह नहीं करेंगे। फिर दूसरी जो थी वो उनका 3rd ईयर का एग्जाम होने था, तो उनकी शादी हो गई। अब अकेली एक बची हुई थी और वो बहुत पढ़ाई करती है, अध्यापिका बन जाती है। और फिर वह यानी किसी काम की वजह, कार्यक्रम की वजह से एक शहर में जाती है। तो एकदम पहला जिसका विवाह हुआ था उस सहेली के घर में रहने के लिए जाती है, तो उनका भरा हुआ परिवार दिखाई देती है। तो उसी समय वह अपनी सहेली से कहती है, मैंने जो बाजी लगाई थी मैं हार गई, अब तुम्हारी छोटी बेटी जो है मुझे गोद में रखने। यह बात जब कहानी पढ़ा रही थी मैडम ने, और एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। फिर हमने पूछा कि अरे क्या हो गया क्या, कि मैडम ये तो उन्होंने गोद दे दिया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। यानी कि साहित्य जो होता है वो क्या होता है, हृदय से। वो तो कहा की कहानी लिखी हुई है, फिर उसे अपने दिमाग से, अपने दिल से लगाने की क्या जरूरत है। जो साहित्य जो है वो साहित्य हमें दिल से जोड़ने का प्रयत्न करता है, और हिंदी का साहित्य जो है वह दिल से जोड़ने का काम करता है। यानी चाहे कौन भी कहा भी देश में रहे, विदेश में जाए, लेकिन विदेश में चले हम पुढच्या वेळी बसायचो वह अपनी मातृभाषा हो या राष्ट्रभाषा में जो संवाद करते हो, हमें तो अपने देश में अपनी राष्ट्रभाषा जो है उसका विकास करना चाहिए। और उसके विकास के साथ साथ यानी जो कोई महत्वपूर्ण कार्य हो वही हमें हिंदी में करना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। अगर उसमें से कोई बचा हुआ हो तो यानी उसे छोड़ दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वही ग्रहण कर दीजिए। और हिंदी के राष्ट्रभाषा के विकास के लिए जितने जैसे हम कहते हैं ना, यानी छोटा चूहा भी अपना काम कर देता है, तो उसी तरह हमें भी छोटा यानी करना है। जैसे कहा जाता है बूंद बूंद से सागर बनता है, और बूंद बूंद यानी उसमें अगर बूंदे नहीं हुए सागर से बूंद से सागर बन जाता है, अगर बूंद नहीं आएगी तो सागर भी खाली रहता है। ये दोनों का संबंध जो है मनुष्य और भाषा जो है उनका संबंध अनन्य साधारण है। और उसी साथ हम हिंदुस्तान के नागरिक होते हुए हमारा हमारी राष्ट्रभाषा या राजभाषा जो है उसका अनन्य साधारण महत्व है। यह बताकर मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। और यहाँ आपने मुझे बड़े लगाव से सुन लिया, इसीलिए मैं आपको शुक्रिया देती हूँ। और मुझे इस विद्यालय में इस समारोह के लिए बुला लिया, इसलिए मैं हमारे सहयोगी अध्यापक यादव जी जो है उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और इस
मेरे मुकाबले उपस्थित प्रमुख अतिथि डॉक्टर SP वाघ मैडम जी का मैं हमारी खुद की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। हमारे कुल के प्रधानाचार्य AS रावत सर जी को आज के समारोह के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहे, इसलिए उनका भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हमारे जूनियर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य श्री विवेकानंद भट्ट सर और हमारे पूज्य गुरुजनों ने इस हिंदी सप्ताह में उपस्थिति दर्शाई।